एक कच्ची झोपड़ी के अंदर सुबह का समय है, हल्की ठंड है। भोला लकड़ियों का गट्ठर उठाए अंदर आते हैं। उनके कपड़े मैले कुचैले हैं। अंदर मनीषा और ललिता जमीन पर बैठी हैं। दादाजी एक पुराने बक्से पर बैठे हैं। आसपास बहुत साधारण और टूटा फूटा सामान रखा है। ललिता, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। मनीषा, और पापा, स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि अगर फीस नहीं दी तो वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे। भोला लकड़ियों का गट्ठर एक कोने में रख देते हैं। वह थके हुए हैं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। भोला, मैं देख रहा हूँ बेटा, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। ललिता पास आकर बैठ जाती है। वह खाली कटोरी को देखती है। ललिता, पापा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भोला, आज लकड़ियाँ बेचने जाऊंगा, कुछ पैसे आएंगे तो कुछ राशन ले आऊंगा। मनीषा, पापा, क्या मैं स्कूल जाऊं या नहीं? मास्टर जी ने कहा कि अगर फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। भोला, तुम पढ़ने जाओ बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि फीस के लिए पैसे जुटा सकूं। दादाजी बीच में बात जोड़ते हैं। आवाज शांत और ठहरी हुई है। दादाजी, बच्चों, अभी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन सब्र रखो, मेहनत करने से रास्ता जरूर निकलेगा। ललिता, दादाजी, क्या हम कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? दादाजी, सब कुछ बदलता है बेटा, दिन भी बदलते हैं और हालात भी। मनीषा और ललिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। भोला चुपचाप लकड़ियों को ठीक करने लगता है। दादाजी बाहर झांकते हैं। हल्की धूप फैली है। रात का समय। झोपड़ी के बाहर छोटा सा अलाव जल रहा है। चारों तरफ शांति है। दादाजी, भोला, मनीषा और ललिता आग के पास बैठे हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही है। सब चुप हैं। ललिता, दादाजी, कोई कहानी सुनाइए ना। दादाजी, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब आदमी को जंगल में एक पुराना चिराग मिला। वो चिराग जादुई था। मनीषा, जादुई मतलब कैसे? दादाजी, जब उस चिराग को रगड़ा जाता था, उसमें से एक जिन्न निकलता था। वो जिन्न उसकी मदद करता था और उसकी मुश्किलें दूर कर देता था। ललिता, क्या वो जिन सच में था? दादाजी, पता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसा चिराग अब भी कहीं हो सकता है। मनीषा, अगर ऐसा चिराग मिल जाए तो हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। भोला, किस्मत और मेहनत, यही असली रास्ता है। चिराग हो या ना हो, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। सभी आग की लपटों को चुपचाप देखते हैं। दोपहर का समय। जंगल में भोला पेड़ काट रहे हैं। उनके हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी है। सूरज की रोशनी तेज है। पसीने में भीगे हुए हैं। धीरे धीरे लकड़ियां काट रही हैं। पास में एक छोटा सा गट्ठर पहले से रखा है। भोला, आज ज्यादा लकड़ी काट लूं तो कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते काटते अचानक उनका हाथ कट जाता है। खून की एक हल्की धार निकलती है। रघु रुक जाते हैं। हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ देर बैठ जाते हैं। भोला, हाथ कट गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो पास के पत्थर पर बैठ जाते हैं। पसीना पोंछते हैं। थकान साफ दिखाई देती है। भोला थोड़ा झुककर देखते हैं। भोला, ये क्या चीज है? वे धीरे धीरे हाथ से मिट्टी हटाते हैं। कुछ धातु जैसी चीज दिखती है। वो और मिट्टी साफ करते हैं। कुछ पुराना दूर से भरा चिराग उनके हाथ आता है। भोला उसे उलट पलट कर देखते हैं। भोला, कोई पुराना चिराग लगता है, शायद किसी का फेंका हुआ होगा। भोला चुपचाप चिराग को देखते रहते हैं। आसपास जंगल की आवाजें गूंजती हैं। हवा चल रही है। जंगल में सूरज ढल रहा है। चारों ओर हल्का अंधेरा फैलने लगा है। भोला अब भी उसी जगह बैठा है जहां उसे चिराग मिला था। वह चुपचाप बैठा, चिराग को रट पलट कर देख रहा है। चिराग पुराना है, मिट्टी और धूल से सना हुआ है। भोला धीरे धीरे अपनी पुरानी कमीज से चिराग को साफ करता है। अचानक चिराग से धुआं निकलता है। धुएं का आकार बढ़ता है और एक बड़ा जिन्न प्रकट होता है। भोला पीछे हटते हैं, लेकिन चेहरे पर कोई खास घबराहट नहीं है। जिन्न, मैं जिन हूँ, इस चिराग का रक्षक जिसने मुझे बुलाया है। मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भोला जिनको ध्यान से देखता है। कुछ पल सोचता है, फिर साधारण ढंग से जवाब देता है। भोला, मेरे घर में खाने का सामान नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए खाना मिल जाए। जिन सिर हिलाता है। आवाज सपाट और बिना किसी खास उत्साह के है। जिन्न, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और कुछ चाहिए? भोला, इस वक्त मुझे बस खाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जिन्न चुपचाप खड़ा रहता है। भोला चिराग को हाथ में पकड़े हुए उसे देख रहा है। जिन्न, ठीक है,
तुम्हारे घर में खाना पहुंच जाएगा। जब अगली बार मुझे बुलाना हो तो चिराग को रगड़ देना। इतना कहकर जिन धुएं में बदल जाता है और वापस चिराग में समा जाता है। भोला चिराग को हाथ में लेकर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर सामान्य भाव है। वह चिराग को अपने पास में रख लेता है और वापस जाने के लिए उठ खड़ा होता है। जंगल में हल्का अंधेरा हो चुका है। रात का समय। झोपड़ी के अंदर हल्का सा दिया जल रहा है। मनीषा और ललिता चुपचाप बैठे हैं। दादाजी लकड़ी के बक्से पर बैठे हैं। भोला झोपड़ी के अंदर आता है। उसके हाथ में वही पुराना चिराग है। सभी उसकी ओर देखते हैं। ललिता, पापा कुछ खाने को लाए? भोला, नहीं, आज जंगल में एक अजीब चीज मिली, ये देखो। मनीषा और ललिता पास आकर चिराग को देखती हैं। मनीषा, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। ललिता, क्या ये वही जादुई चिराग है जिसकी कहानी दादाजी ने सुनाई थी? दादाजी। दिखने में तो वैसा ही लगता है, पर ऐसा कुछ होना मुश्किल है। भोला चिराग को हल्के से रगड़ता है। अचानक धुआं निकलता है और जिन्न प्रकट होता है। सभी लोग खड़े हो जाते हैं। चेहरे पर हैरानी है, लेकिन कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है। जिन्न, मैं जिन हूँ, आपकी इच्छा पूरी करने आया हूँ। भोला, मेरे बच्चों के लिए खाना चाहिए और कुछ कपड़े और किताबें भी मिल जाएं, तो ठीक रहेगा। जिन्न। ठीक है। जिन्न के हाथ हिलाते ही झोपड़ी में खाने के बर्तन, कपड़े और किताबें प्रकट हो जाते हैं। सब लोग चुपचाप देखते हैं। मनीषा, ये सब अचानक कैसे आ गया? ललिता, क्या अब हम खाना खा सकते हैं? भोला। हाँ, खाना रख लो। मनीषा और ललिता बर्तन खोलती हैं। दादाजी भी उठकर देखते हैं। भोला जिन की तरफ देखता है। जिन चुपचाप खड़ा है। भोला, शुक्रिया। जिन्न। ठीक है, जब जरूरत हो मुझे बुला लेना। जिन धुएं में गायब हो जाता है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। कुछ चिराग किस्मत से मिलते हैं, पर रोशनी हमेशा मेहनत से आती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रामू, गुड़िया, श्यामलाल, रामू की पत्नी सीमा और पंडित जी का है, जहां नई उम्मीदें लेकर आती हैं। रामू, ओ बेटा, जरा जल्दी कर, सूरज सिर पर चढ़ जाएगा तो गर्मी में कुदाल से खेत कोड़ा नहीं जाएगा मुझसे। गुड़िया, हाँ बाबूजी, देखो ना कितना भारी था ये भगोना, मेरे हाथ दुख गए। सीमा, दूध का भगोना उठा लिया, अब कुदाल भी उठा ले, खेत भी कोड़ दे बेटी। गुड़िया, हाँ, मैं जोतूंगी, सबसे अच्छा किसान बनूंगी और तुम लोग मेरे खेत में काम करोगे। रामू जोर से हंस पड़ता है। सीमा भी हंस पड़ती है। रामू, वाह, हमारी रानी बिटिया किसान बनेगी, मगर पहले स्कूल जाना है, पढ़ना लिखना है, तब जाकर कुछ बनेगी। गुड़िया मुंह फुला लेती है और पास में बैठ जाती है। तभी सीमा थाली में रोटियां और गुड़ का टुकड़ा लेकर आती है। गुड़िया के सामने रख देती है। सीमा, खा ले बेटी, खाली पेट, सपने बड़े बड़े नहीं देखे जाते। गुड़िया मुस्कुराकर खाना खाने लगती है। श्यामलाल, अरे रामू, अब तो सब बदल गया बेटा। जब हम छोटे थे तब कुदाल बैल ही सब कुछ थे। कुदाल बैल, खेत खलिहान, हर जगह वही साथ होते। अब तो मशीनें आ गईं बेटा। रामू मुस्कुराकर सिर हिलाता है। रामू, बाबा सही कहते हो, मशीनें तो आ गई, पर मिट्टी की बात कुछ और है। बैल कुदाल में जो सुकून है वो कहीं नहीं। पास में बैठे लल्लू बोलता है। सच कहूँ तो बैल, कुदाल और आदमी में कोई फर्क नहीं बचा। दोनों दिन भर जोते जा रहे हैं। श्यामलाल हंसने लगते हैं। पंडित जी, पर अब के बच्चों को खेत खलिहान में दिलचस्पी कहाँ, मोबाइल पकड़ लिया है तो छुट्टी। एक वृद्ध दादी अपनी लाठी टेकते हुए वहीं पास बैठ जाती हैं। श्यामलाल, समय बदलता है बेटा, पर गांव की आत्मा वो नहीं बदलनी चाहिए। खेत, नदी, मेला, मंदिर, यही तो गांव है। इंसान मिट्टी से दूर हो गया तो जड़ से कट जाएगा। रामू चुपचाप सिर झुका देता है। सबके चेहरे पर पल भर के लिए सोचने की गंभीरता छा जाती है। पंडित जी के माथे पर चंदन का टीका मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने दीपक जला रहे हैं। उनकी आवाज में गहराई और श्रद्धा है। पंडित जी आरती के साथ गाते हैं। ओम जय शिव ओंकारा। पंडित जी, शिव जी सबकी मनोकामना पूरी करे, गांव में सुख शांति बनी रहे, खेत लहलहाए, बच्चों के हाथों में किताबें हों,
सब श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं। रामू के आंखें बंद हैं, जैसे वह कोई सपना संजो रहा हो। सीमा हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ती है। गुड़िया धीरे धीरे आंखें खोलती है और मंदिर के घंटी की ओर देखती है। आरती समाप्त होती है। पंडित जी फूल और प्रसाद बांटते हैं। सबके चेहरे पर संतोष और शांति है। रामू झुककर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। श्यामलाल, बेटा, जब भी मन में बोझ हो यहाँ आकर बैठ जाना। भगवान के घर में दिल हल्का हो जाता है। रामू, बिल्कुल बाबा, यही तो सच्चा भरोसा है। गुड़िया मंदिर की घंटी धीरे से बजाती है। उसकी मासूम मुस्कान सबके चेहरों पर भी मुस्कान ले आती है। रामू खेत में कुदाल चला रहा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, पर चेहरे पर संतोष की चमक। कुदाल से मिट्टी बार बार उल्ट रहा है। गुड़िया खेत की मेड़ पर बैठकर देख रही है। सीमा थोड़ी दूर पेड़ के नीचे बैठी है। पोटली में खाना लिपटा है। गुड़िया, बाबूजी, मैं भी कुदाल से मिट्टी कोड़ूं, मुझे भी सिखाओ ना। रामू मुस्कुराकर रुक जाता है। रामू, आजा बेटी, देख ले, ये कुदाल बहुत भारी है। हाथ लगाकर देख, किसान का काम इतना आसान नहीं होता। गुड़िया दौड़कर आती है और कुदाल को हाथों से पकड़ती है। वह हल्का सा डगमगाती है, फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ती है। गुड़िया, ओहो, सच में भारी है, मैं तो गिर ही जाती। रामू जोर से हंसता है। उसके चेहरे पर गर्व और ममता झलक रही है। रामू, पर जब मन में हिम्मत हो ना बेटा, तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता। इस मिट्टी से ही हमारा सब कुछ है। यही खेत, यही कुदाल, यही रोटी, यही जिंदगी है बेटा। गुड़िया उसकी बात ध्यान से सुनती है। उसकी आंखों में चमक है। सीमा मुस्कुराते हुए दूर से देख रही है। थोड़ी देर बाद सीमा पास आ जाती है। उसके हाथ में खाना है। तीनों एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। सीमा पत्तल बिछाकर रोटियां और आलू की भुजिया परोसती है। गुड़िया खुशी खुशी खाना खाने लगती है। आज की मेहनत का खाना सबसे स्वादिष्ट होगा। मिट्टी में काम करके जो भूख लगती है उसका मजा ही अलग है। रामू, सच कह रही है, खेत की हवा, अपने हाथ का काम और अपनों का साथ, इंसान को और क्या चाहिए। गुड़िया रोटी का निवाला तोड़ते हुए अचानक पूछती है। गुड़िया, बाबूजी, बड़े होकर क्या मैं भी ऐसे ही खेत में काम करूंगी। रामू और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रामू के चेहरे पर गंभीरता और हल्की सी मुस्कान साथ साथ आती है। रामू, अगर तुझे दिल से अच्छा लगे तो जरूर, लेकिन पढ़ाई भी कर, सीख मिले, ताकि चाहे खेत हो या कोई और काम, तू अपना रास्ता खुद बना सके। मिट्टी से जुड़ी रहना, पर उड़ान भी भरना। गुड़िया सिर हिलाती है और मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर भविष्य के सपनों की रोशनी है। कहानी का सीख, जहाँ धरती माँ है वहाँ हर दिल में प्यार और अपनापन है। यही है गांव की सच्ची कहानी।